बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि शिक्षकों के बाद अब छात्रों पर चला के पाठक का चाबुक, नाम लिख करके गायब हुए विद्यार्थियों का रद्द होगा नामांकन। मध्यम वर्ग के लोगों को कम ब्याज पर घर खरीदने की मिलेगी सुविधा, लाल किले से पीएम मोदी ने किया ऐलान। बिहार में 10 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम नीतीश कुमार का वादा, नियोजित शिक्षकों को दिलवाया ये भरोसा। मेरा सपना गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, पीएम मोदी ने महिलाओं किसानों के लिए लाल किले से कही ये बातें। सबसे ज्यादा झंडा फहराने वाले बिहार के पहले सीएम बने नीतीश कुमार, पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण के रिकॉर्ड को तोड़ा। बिहार में मंदिरों की बाउंड्री वॉल बनाएगी बिहार सरकार, स्वतंत्रता दिवस पर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। राहुल खड़गे से मिलेंगे बिहार झारखंड के कांग्रेस नेता, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। आज से 50 रुपए किलो टमाटर बेचेगी सरकार, दिल्ली एनसीआर और बिहार में घटेंगे दाम। कोसी ने दिए अनहोनी के संकेत तो लोगों को घर छोड़ने की हो रही है अपील, बराज के 56 फाटक खोले गए। विकास करने में यूपी से आगे है बिहार, नीतीश के मंत्री बोले सीमित संसाधनों में कर रहे हैं बेहतर काम। दरभंगा एम्स विवाद पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, हम प्रयास कर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। कोसी गंडक और कमला नदी उफान पर, दर्जनों गांव बने टापू, कोसी ने तोड़ा 33 सालों का रिकॉर्ड। पूर्वी बिहार में लोगों का दम फुला रहा धूल, धुआं और प्रदूषण, जाने कैसे बिगड़े हालात। विदेशी मेहमानों को पसंद बिहार का सीमांचल, 3 साल में आए सैकड़ों टूरिस्ट, जाने क्यों खास है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। हर घर तिरंगा अभियान के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड, जश्न आजादी मनाते 8 करोड़ 80 लाख लोगों ने अपलोड की सेल्फी। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में झंडा उत्तोलन करने के बाद बिहार वासियों को संबोधित किया और बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है और कहा है कि सरकार इस लक्ष्य को पूरा करेगी। यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकल्प लिया और प्रदेशवासियों से कहा है कि 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी अगले साल तक उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं शिक्षकों के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने दो टूक कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियोजित शिक्षकों के संबंध में बड़ा फैसला लिया जाएगा और उन्हें सरकार से जोड़ने पर अंतिम फैसला होगा। अभी इस मसले पर विचार विमर्श भी चल रहा है। गांधी मैदान में झंडा उत्तोलन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों से कहा कि वे मन लगाकर के बच्चों को पढ़ाएं। जो टीचर मन लगा करके बच्चों को पढ़ाएगा उनके भविष्य में भी बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं स्कूलों से लापता रहने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे की राह भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। स्कूलों में शैक्षणिक माहौल बनाने और फिर उनकी आधारभूत संरचनाओं के लिए हर स्तर पर काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में अब तक 3,62,000 नए पद सृजन किया गया है। इस पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि पीएमसीएच, डीएमसीएच के अलावा एनएमसीएच, एसकेएमसीएच, एएनएमसीएच का भी विस्तार किया जाएगा। ये भी 2500 बेड के अस्पताल होंगे। सहरसा में मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया, जहां और कई नई योजनाओं का जिक्र करके देश के प्रगति की बात कही है। इसमें कृषि को हाईटेक बनाने को लेकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने की भी बात शामिल है। जहां इस साल पीएम मोदी ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि बैंकों से लेकर के आंगनबाड़ियों तक ऐसा कोई भी मंच नहीं है जिसमें महिलाएं योगदान नहीं दे रही हो। जहां अब मेरा सपना गाँव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसके लिए हमने एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें 15,000 महिला SHG को ड्रोन चलाने और फिर मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगा और देश की कृषि तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करेगा। इस योजना के तहत पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में तकनीक लाने की बात कही है और विमेन सेल्फ ग्रुप की महिला को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है। उन्होंने कृषि के काम में ड्रोन की सेवाएं की शुरुआत की बात कही है, जिससे किसान और कृषि समाज आगे बढ़ सके। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि मैं माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं कि आज मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य से आगे बढ़ा है। आज देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है। तो फिर आज देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है तो मेरे किसान भाई बहनों का पुरुषार्थ है, ये आप ही का परिश्रम है कि देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जब किसानों के लिए चलाई जा रही योजना पर पीएम मोदी ने कहा है कि हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए के किसानों के खाते में जमा किए हैं, जहाँ हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे। इसके लिए हमने जल जीवन मिशन पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जहाँ हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि गरीब को दवाई मिले, उनका अच्छे से इलाज हो। हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए लगाए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। इसीलिए ये भारत ना रुकता है, ना थकता है और ना हारता है, और न ही ये भारत हारता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भारी बारिश का दौर फिलहाल 1 दिन के लिए थम गया है, जहां 1 दिन तक बिहार में भारी बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, यानी कि कल तक। मौसम विभाग ने गुरुवार से मानसून के फिर से एक्टिव होने की संभावना जताई है, जहां 17 अगस्त से बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। आज 16 अगस्त को भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कुछ स्थानों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई है, हल्की फुल्की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल 17 अगस्त को किशनगंज, कैमूर, रोहतास, जमुई और बांका जिले के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं 18 अगस्त को अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। जब 15 और 16 अगस्त को किसी भी जिले में भारी बरसात और वज्रपात का अलर्ट नहीं है, हालांकि कुछ इलाकों में छिटपुट बरसात हो सकती है। आज के बारे में बात किया जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। जब भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, अररिया, कटिहार, किशनगंज, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, भोजपुर, बांका, मधुबनी, मधेपुरा, लखीसराय, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल जिले में कहीं कहीं पर हल्की सी बरसात हो सकती है, हल्की फुल्की। दोस्तों बात करते हैं कि देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहां वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में लगातार 17वीं बार झंडा फहरा करके रिकॉर्ड बना दिया है। जहां उनसे पहले सबसे अधिक तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के नाम था। उन्होंने 14 बार गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया था। यह बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के बाद सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद पर रहे हैं। जब 24 नवंबर 2005 से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है। साल 2013 तक वे लगातार मुख्यमंत्री रहे। जब उसके बाद उन्होंने 20 मई 2014 को जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। फरवरी 2015 में फिर से सीएम बने। नीतीश कुमार 2015 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। जब श्री कृष्ण सिंह के बाद राबड़ी देवी ने 8 बार गांधी मैदान में झंडा फहराया था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी 7 बार तिरंगा फहरा चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी बतौर मुख्यमंत्री 6 बार गांधी मैदान में तिरंगा फहराया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पपीता की खेती करने पर किसानों को 45,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी योजना के तहत पपीते की खेती करने पर सरकार किसानों को 75% तक की सब्सिडी दे रही है। जहाँ 1 हेक्टेयर भूमि पर पपीते की खेती करने पर 60,000 रुपये की लागत तय की गई है। इसमें सरकार 75% यानी कि 45,000 रुपये देगी। आपको बता दें कि राज्य में यानी कि बिहार में पपीता के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेकर के बिहार के किसान पपीता की खेती कर सकते हैं, इससे अच्छी कमाई होगी। आवेदन के लिए दस्तावेजों के बारे में अगर बात किया जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, जमीन की रसीद, खेती की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि आप वेबसाइट www.horticulture.bihar.in/hertemis/home.aspx पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर मंगलवार को यहां ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधन के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान पोस्टर के लिए एक व्यक्ति ने उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वह मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत उस पर काबू पाया और वे उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर ले गए। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि इस व्यक्ति की पहचान नीतीश कुमार के रूप में की गई है, यानी कि जो व्यक्ति सुरक्षा घेरा को तोड़ करके आगे बढ़ा था, अंदर घुसा था, उसका भी नाम नीतीश कुमार ही है। यह प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उसके पिता बिहार सैन्य पुलिस के कर्मी थे और कुछ साल पहले कथित तौर पर ड्यूटी पर उनकी मौत हो गई थी। व्यक्ति का दावा है कि वे अपने पिता के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी पाने का पात्र हैं और इसी वजह से मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। जहां उन्होंने बताया है कि हमने जांच के आदेश दिए हैं और मामले की जांच जारी है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में एक शिक्षक हर महीने 4 लाख रुपए वेतन वाली नौकरी भी पा सकता है? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए जान लीजिए आप। जी हाँ, तो बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको यह मौका देने जा रही है। जहाँ जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी करने के लिए भौतिकी विषय पढ़ाने वाले अनुभवी शिक्षकों की जरूरत है। इसके लिए परीक्षा समिति ने आवेदन मांगा है। आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है, जहां उम्मीदवार 20 अगस्त रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू 24 अगस्त को होगा। जहां शैक्षणिक योग्यता की डिग्री तथा अनुभव प्रमाण पत्र एवं सैलरी स्लिप की स्कैन कॉपी PDF में तैयार करके मेल करनी होगी। इसके अलावा आप www.coaching.biharboardonline.com पर दिए गए टीचर लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा समिति ने कहा है कि इसमें चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 4 लाख रुपए प्रति माह मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा। सबसे खास बात, 4 लाख सैलरी वाले शिक्षक बनने के लिए ज्यादा अनुभव की जरूरत भी नहीं है। आवेदन करने वालों को अधिकतम 8 वर्ष का अनुभव चाहिए। यह इतना ही नहीं, प्रत्येक शिक्षक के मानदेय में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होगी। बेहतर प्रदर्शन पर अधिकतम 10% तक की वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कम ब्याज पर आवास खरीदने की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मध्यम वर्ग के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। ऐसे परिवार वाले अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो फिर बैंक से जो कर्ज मिलेगा उसके ब्याज में राहत देकर के हमने लाखों रुपए की मदद करने का निर्णय लिया है। जहाँ साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महंगाई को नियंत्रण करने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं और जनता के इस बोझ को कम करने के लिए आने वाले दिनों में भी प्रयास जारी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच करके रखा हुआ। उन्होंने कहा है कि हम भी दुनिया से जिन सामानों की जरूरत होती है लाते हैं। हम सामान तो आयात करते हैं, जब साथ ही महंगाई भी आयात करते हैं। पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ करके रखा है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत ने महंगाई को नियंत्रण रखने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं। जब पिछले काल खंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं है। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, बस यही सोच करके हम नहीं रह सकते हैं। मुझे तो मेरे देशवासियों पर महंगाई का बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं। जहां हम उन कदमों को उठाते रहेंगे जो मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से टमाटर की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए कदम उठाए गए हैं। थोक सब्जी मंडी में टमाटर की कीमतों में गिरावट आने के साथ ही सरकार ने सस्ती कीमतों पर इसे बेचने का फैसला किया है। जब मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार थोक बाजार में कीमतों में गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार ने सहकारी समिति को 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर टमाटर की बिक्री करने का निर्देश दिया है। जुलाई के महीने से एनसीसीएफ और फिर नेफेड टमाटर की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमत में आई तेजी को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में उपभोक्ता मामले में मंत्रालय की ओर से रियायत दर पर टमाटर बेच रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने दोनों सहकारी समिति को 90 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायत
दर पर टमाटर बेचने के लिए कहा था, जब बाद में इसकी कीमत घटा करके 80 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई थी, जब बाद में इसे और घटा करके 70 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टमाटर के दाम में ताजा कटौती के बाद अब उपभोक्ताओं को 50 रुपये प्रति किलोग्राम भाव पर टमाटर मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक दोनों सहकारी समिति की ओर से कुल 15 लाख किलोग्राम टमाटर की खरीद की जा चुकी है, जिसे देश के प्रमुख उपभोक्ताओं केंद्र में खुदरा उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है। इन स्थानों में दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं कि किसानों के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी की तरफ प्रोत्साहित करने पर बिहार सरकार कई योजनाएं चलाती है। ऐसे ही एक योजना शुष्क बागवानी योजना है, जिसके तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत मेड़ पर फलदार पौधे लगाने पर सब्सिडी मिलेगी। खास बात यह है कि इस योजना के लिए किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जहाँ घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कृषि विभाग के मुताबिक शुष्क खेती यानी कि आंवला, बेर, कटहल, अनार, जामुन, बेल जैसे फलों के पौधे लगाने पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने इसके लिए प्रति इकाई लागत 60,000 रुपये तय किया है, यानी कि किसानों को 30,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। हालांकि सरकार 3 चरणों में सब्सिडी देगी। पहले साल की पहली किस्त 18,000 रुपये, दूसरे साल की दूसरी किस्त 6,000 रुपये और अंतिम किस्त 6,000 रुपये के तौर पर मिलेगी। किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर खेती करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले बागवानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाएं। यहाँ शुष्क बागवानी योजना पर क्लिक करें, नियम और शर्तें पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब फॉर्म खुल करके आएगा, इसे भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, जहाँ अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में दूसरे एम्स की घोषणा हुए करीब 8 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक सही मायने में जमीन ही तय नहीं हुई है कि ये आखिर कहां बनेगा। शिलान्यास की बात तो दूर की बात है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दरभंगा में एम्स की घोषणा की थी, जहाँ उस समय मिथिलांचल के लोगों की उम्मीद जगी थी कि जल्द ही इस अस्पताल के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी और यहाँ के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। दरभंगा एम्स के लिए शुरू से ही भूमि का विवाद चलता आ रहा है। उसी दौरान सहरसा में भी एम्स बनाने की मांग उठाई जाने लगी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ही अपग्रेड करके एम्स बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज की खाली पड़ी जमीन में एम्स बनाने का सुझाव दिया। ये सुझाव भी केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से 200 एकड़ जमीन देने की मांग की। बिहार सरकार ने दरभंगा हवाई अड्डे के पास शोभन में एम्स के लिए जमीन तय कर दी। बताया जाता है कि जमीन की जांच को आई केंद्रीय टीम ने इसमें कई समस्याएं गिना करके प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके बाद अशोक पेपर मिल की खाली पड़ी जमीन देने की बात भी सामने आई। इस बीच जब मुख्यमंत्री अपनी एक यात्रा के क्रम में दरभंगा पहुंचे, तब वहां के जिलाधिकारी ने एक खाली जमीन दिखाई। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि साल 2015 में जब दूसरे एम्स की बनने की बात आई, तो फिर हमने केंद्र से दरभंगा का जो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है वहीं पर बना देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि पहले उसको स्वीकार कर लिया गया और अब कहा जा रहा है कि वहां पर नहीं बनाएंगे या कहीं दूसरी जगह बनाएंगे। संविधान यात्रा के दौरान दरभंगा के डीएम ने एम्स निर्माण को लेकर के शोभन बाईपास की जमीन दिखाई थी। नीतीश कुमार ने कहा था कि ये जमीन काफ़ी अच्छी है, पता नहीं क्यों वे लोग वहाँ पर एम्स का निर्माण नहीं करवाना चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि वहाँ पर एम्स बने। दरभंगा में एम्स का निर्माण हो जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आप लोग जाकर के वहाँ देख लीजिए कि वहाँ पर एम्स बन गया है। अगर वहां पर एम्स बन गया है तो फिर हम लोग मोदी जी का अभिनंदन नहीं करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में हुए बहुचर्चित सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को रिमांड पर लेकर के सीबीआई पूछताछ करेगी। जब सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने इसकी अनुमति दे दी है। सीबीआई ने के विशेष लोक अभियोजक LR अंसारी ने सोमवार को सृजन मामले के प्रभारी सीबीआई जज महेश कुमार की अदालत में आवेदन देकर के पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने के लिए निवेदन किया था। विशेष कोर्ट ने सीबीआई को पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने के लिए 14, 15, 16 और 17 अगस्त तक के लिए अनुमति दी। जहां 18 अगस्त को न्यायालय की कार्रवाई के दौरान रजनी प्रिया को पेश करने के लिए निर्देश दिया गया। सीबीआई ने रजनी प्रिया को गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करके शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया था, जहां विशेष कोर्ट ने रजनी प्रिया को 21 अगस्त तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण कोसी बैराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। नदी में पानी बढ़ने के कारण तटबंध के अंदर गांव में पानी फैलने लगा है। जब सुपौल में लोग गांव छोड़ करके बाहर निकलने लगे हैं। जब कोसी नदी में पानी बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध पर माइकिंग करके तटबंध के अंदर से बसे लोगों को बाहर निकलने की अपील की जा रही। लोगों की आवाजाही को लेकर के दोनों तटबंध के चिन्हित घाटों पर सरकारी और निजी नावों की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को बाहर निकलने में कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा विभिन्न जगहों पर एनडीआरएफ की टीम मोटर बोट के साथ तैनात की गई है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद कोसी नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि को देख करके इंडो नेपाल के अधिकारी चिंतित नजर आ रहे हैं। यह रविवार देर रात से ही नेपाल सहित वीरपुर के प्रशासनिक अधिकारी और जल संसाधन विभाग से जुड़े अभियंता बराज पर कैंप किए हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ की स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए जिला कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जब सोमवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार ने तटबंध का निरीक्षण किया। बजबित्ती बांध के 64 किलोमीटर स्तर पर नदी का भारी दबाव बना हुआ था। इंजीनियर संवेदक से मजदूर लेकर के पहुंचने की बात कह रहे थे। पानी का वेग काफी तेजी से स्पर पर ठोकर मार रहा था। अभियंता सहित स्पर पर खड़े स्थानीय लोग कह रहे थे कि यह अनहोनी का संकेत है। वहीं कुछ लोग स्पर के नीचे खड़े होकर पानी से लकड़ी बाहर निकाल रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भले ही महागठबंधन सरकार में जदयू और फिर राजद एक साथ हो, लेकिन समय समय पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ये बताने से नहीं चूकते हैं कि बिहार में लालू राबड़ी राज में विकास रुक गया था। जब स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में झंडा उत्तोलन के बाद मंगलवार को एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। जब नीतीश कुमार अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए संबोधन दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया है कि कैसे बिहार में साल 2005 के बाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने पुलिस सेवा में महिलाओं को 30% का आरक्षण देकर के आगे बढ़ाया है। इसी का नतीजा है कि महिलाएं बिहार के विकास में अपना योगदान कर रही है। उन्होंने जीविका योजना का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाएं आज सशक्त हुई है। इसमें जीविका योजना की अहम भूमिका रही है। पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब हर क्षेत्र में बिहार की महिलाएं आगे बढ़ती दिख रही है। नीतीश जिस समय ये कह रहे थे कि बिहार में पहले कुछ नहीं था, जब यहाँ की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाएं रोजगार के लिए स्वावलंबी नहीं थी, उस समय मंच पर ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। जब दोनों की मौजूदगी में ही नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में पहले महिला सशक्तिकरण के लिए उस स्तर का काम नहीं हुआ था, लेकिन जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार में बड़े स्तर पर महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि खबर पश्चिमी चंपारण के बगहा से सामने आ रही है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकल करके एक बड़ा मगरमच्छ गांव में पहुंच गया, जिसके बाद ग्रामीणों में हरकत मच गया। ग्रामीणों द्वारा विभाग को खबर दी गई, लेकिन वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ने से अपने हाथ खड़े कर दिए। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने स्थानीय मछुआरों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा है। दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकल करके रिहायशी क्षेत्र में इन दिनों जंगली जानवरों का आना लगातार जारी है। इसी दौरान गांव के किसान के पोखर में मगरमच्छ घुस कर के हजारों रुपए की मछलियों को चट कर गया। जहां पोखरा का मालिक राजकुमार गुप्ता के द्वारा इसकी शिकायत वन विभाग से की गई, लेकिन वन विभाग ने इसे अपने हाथ खड़े कर दिए। बाद में करीब आधा दर्जन मछुआरों को बुलाया गया और जाल के सहारे मगरमच्छ को पोखर से निकाला गया। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार में वित्त मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार का विकास दर देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। जहां राष्ट्रीय सूचकांक संगठन की ओर से पिछले सप्ताह जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों में इसकी पुष्टि हो गई है। विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को कहा है कि पिछले साल 2022-23 में राज्य की एकल घरेलू उत्पाद में 10.64% की वृद्धि हुई है। ये देश में सबसे अधिक है। बिहार के बाद दूसरे एवं तीसरे नंबर पर क्रमशः पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों की वृद्धि दर 8.41 और 8.30% है। बिहार में जनसंख्या का घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जहाँ वो भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। जहाँ बड़ी आबादी का राज्य के संसाधनों पर दबाव है। संसाधनों पर दबाव के बावजूद भी केंद्र द्वारा समुचित सहायता की बात तो दूर, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र राशि भी समय पर उपलब्ध नहीं होने से बिहार सरकार को अनावश्यक वित्तीय दबाव झेलना पड़ता है। जेडीयू ने कहा है कि अभी हाल में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट से भी स्पष्ट हुआ था कि गरीबी रेखा से आबादी को ऊपर उठाने के मामले में बिहार की उपलब्धि 19% है, जो अखिल भारतीय औसत से बहुत अधिक है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एम्स को लेकर के उठे विवाद को शांत करने की कोशिश करते हुए इसके जल्द निर्माण का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि दरभंगा एम्स को लेकर के पीएम मोदी के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पहला एम्स पटना में आया और अब अगला एम्स दरभंगा में हो, ये हमारी इच्छा है। जब पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब गिनती बढ़कर के 11 हो गई है। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में यह कहा दिया था कि दरभंगा में एम्स बन गया है। इस पर तेजस्वी यादव ने शनिवार को ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले रहे हैं, जब केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जवाब देते हुए दिया और कहा कि एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को जमीन भी दी थी, लेकिन इसके बाद आप सरकार में आए और फिर राजनीति करते हुए 30 अप्रैल 2023 को ये जगह बदल दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर में पशु तस्करों द्वारा थानेदार की हत्या किए जाने के मामले को लेकर के बिहार की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने गुंडाराज को स्थापित कर दिया है। यही वजह है कि पुलिस अपराधियों को नहीं मार रही है, बल्कि अपराधी ही पुलिस कर्मियों की जान ले रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि समस्तीपुर में जिस तरीके से बदमाशों ने पुलिस की जान ली है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो बीमार है ही, उनकी पार्टी भी बीमार हो गई है और अब बिहार को भी बीमार कर रहे हैं। बिहार में अपराधी शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस वाले को अपना निशाना बना रहे हैं। बिहार में सुशासन खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार में गुंडों का राज स्थापित कर दिया है और पुलिस वाले अपराधियों को नहीं मार रहे हैं, बल्कि अपराधी ही पुलिस वालों की जान ले रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में वाहनों की बढ़ते संख्या से न केवल ध्वनि प्रदूषण बल्कि वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऊपर से सड़कों पर उड़ती धूल और फिर फैक्ट्रियों के कारण बढ़ रहा प्रदूषण लोगों की सांसों की डोर कमजोर कर रहा है। आलम यह है कि धूल, धुआं और बढ़ते प्रदूषण का स्तर लोगों की सांसों की नली को सिकोड़ने के बाद फेफड़ों को बेदम कर रहा है। इससे भागलपुर समेत पूर्वी बिहार में दम फूलने की बीमारी के मामले बढ़ गए हैं। जहाँ बात अगर प्रदूषण की करें तो फिर करीब 3 लाख वाहनों से निकलने वाले धुएं ने वायु प्रदूषण को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। इसके अलावा जिले में चल रहे कल कारखानों से निकलने वाले धुएं और फिर सड़कों पर उड़ रही धूल के गुब्बारे भी प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहे हैं। करीब 5 साल में जिले में वायु प्रदूषण के स्तर में करीब 1.25 गुने की वृद्धि हो चुकी है। जैसे साल 2018 में जहां भागलपुर में औसत वायु प्रदूषण सूचकांक 125 AQI के आसपास था, वहीं इस समय ये सूचकांक बढ़कर के 200 AQI के पार हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के टीबी एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DP सिंह बताते हैं कि आमतौर पर सड़क पर उड़ने वाली धूल को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बेहद खतरनाक है। सांस लेने पर फेफड़ों तक जा रही धूल के महीन कण जानलेवा है। इसकी गणना PM10 और PM2.5 के रूप में करते हैं। हवा के प्रदूषण के फेफड़े खराब हो रहे हैं। इससे वे लोग भी COPD के शिकार हो रहे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले और फिर संपर्क में रहने वाले लोग भी COPD के शिकार होते हैं। जहाँ धूल, धुआं और फिर प्रदूषण से धूम्रपान और अप्रत्यक्ष धूम्रपान के कारण लोगों की सांस नली में सूजन आ जाती है, जिससे लोग बड़ी तेजी से अस्थमा का शिकार बन रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि विदेशी मेहमानों को सीमांचल पसंद है। जहाँ बिहार का सीमांचल पसंद है। आपको बता दूं कि बिहार के सीमांचल में 4 जिले आते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। जहाँ इन जिलों में विदेशी मेहमान अक्सर आते हैं। आपको बता दें कि 3 साल में सैकड़ों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। जहाँ सीमांचल की आबो हवा विदेशी पर्यटकों को खूब भा रही है। इसी का नतीजा है कि महज 3 साल के अंदर 268 से अधिक विदेशी सैलानियाँ पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले के होटलों में रह चुकी है। इनमें से अधिकांश विदेशी मिशनरियों के प्रचार प्रसार और रिसर्च के सिलसिले में यहाँ आए हैं। यही नहीं, अररिया के आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु के अररिया में स्थित पैतृक आवास पर भी विदेशियों का आना जाना लगा रहता है। जब पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड में स्थित आधुनिक कृषि और ग्रामीण परिवेश को देखने के लिए चनका रेजिडेंसी पर भी अमेरिकी, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड समेत कई अन्य
देशों के विदेशी पहुंचते हैं, जहां वर्ष 2023 में सिर्फ चनका रेजिडेंसी में 6 विदेशी सैलानियां पहुंच चुके हैं। सबसे अधिक विदेशी पूर्णिया के होटल में ही रुके हैं। सीमांचल के चारों जिलों की बात की जाए तो फिर पूर्णिया में एक से बढ़कर एक होटल होने के कारण विदेशियों के रात रुकने का ठिकाना पूर्णिया शहर ही बनता है। कई ऐसे होटल संचालक हैं जो विदेशी मेहमानों को इस तरह से नहीं रखने के लिए उन्हें थाना से लेकर के एसपी कार्यालय तक सूचना पहुंचाना होता है। इस तरह के ईमेल से बचने के लिए होटल संचालक विदेशी मेहमान को रखने से परहेज करते हैं। आपको बता दें कि हाल के महीने में पूर्णिया में सबसे अधिक रूस के मेहमान होटल में ठहरने के लिए आए हैं। जहां जिला मुख्यालय में स्थित निजी होटल के संचालक ने बताया है कि 6 माह के अंदर सबसे अधिक रूस के ही मेहमान होटल में ठहरने के लिए आए हैं। सीमांचल के इलाके के प्रति विदेशियों के मन में काफ़ी ललक होती है। इसको लेकर के एसपी आमिर जावेद ने बताया है कि विदेशियों के रुकने की निगरानी को लेकर के विदेश शाखा बनाई गई है। इसकी मॉनिटरिंग डीएसपी मुख्यालय द्वारा की जाती है। किस देश के विदेशी किस होटल में रुके हैं, इसकी अद्यतन स्थिति का भी प्रतिदिन अपडेट लिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की एक अपील ने रिकॉर्ड स्तर पर प्रतिक्रिया दर्ज की है। बीते दिनों पीएम मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान चलाने का आह्वान किया था। जब पीएम मोदी ने लोगों से अपनी सेल्फी भी वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की थी। मंगलवार को लगभग 8 करोड़ 80 लाख लोगों ने वेबसाइट पर अपनी सेल्फी अपलोड की है। हर घर तिरंगा वेबसाइट के होम पेज के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर तिरंगे के साथ एक फोटो अपलोड करने का विकल्प है। जहाँ होम पेज की जानकारी के अनुसार दोपहर 12 बजे तक तिरंगे के साथ 8 करोड़ 81 लाख 21,591 सेल्फियां अपलोड हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी दिल्ली में स्थित अपने आधिकारिक आवास पर तिरंगा फहराया। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर मैंने आज तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय आसमान में लाखों तिरंगे भारत को फिर से महानता का प्रतीक बनाने के लिए राष्ट्र की समुचित इच्छा को शक्ति को दर्शाता है। दोस्तों, टीवी की जाने मानी एक्ट्रेस और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किसी न किसी कारण से सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती है। जहां हाल ही में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर महिला सांसदों की तरफ से फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया था। इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी विवाद देखने को मिला था। इसी बीच अब एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ को काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में स्मृति ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आस्क मी एनीथिंग सेशन किया था, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के सवालों के बड़े अच्छे से जवाब दिए हैं। इस दौरान स्मृति ईरानी से एक सोशल मीडिया यूजर ने पूछा है कि क्या उन्होंने अपनी सहेली के हस्बैंड से शादी रचाई है। इस सवाल को सुनकर के केंद्रीय मंत्री को गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने इस सवाल को इग्नोर करने के बजाय बड़े ही अच्छे ढंग से जवाब दिया है। स्मृति ईरानी के इस जवाब की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। स्मृति ईरानी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था। इस पर एक्ट्रेस यानी कि इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा है कि मोना मेरी बचपन की सहेली नहीं है। जब मोना मुझसे 13 साल बड़ी है, इसलिए उसका मेरी बचपन की सहेली होने का कोई भी सवाल नहीं है। वह पारिवारिक है, जब पॉलिटिशियन नहीं है, इसलिए उसे इसमें मत घसीटो। मुझसे लड़ो, मेरे साथ बहस करो, मुझे नीचा दिखाओ, लेकिन अपने साथ एक ऐसे इंसान को गटर में मत घसीटो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वह सम्मान की पात्र है। स्मृति की इस जवाब की सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने साल 2001 में जुबिन ईरानी से शादी की थी। जुबिन पहले से शादीशुदा थे, जहां उनकी पहली शादी मोना से उन्हें एक बेटी भी है। जहां स्मृति और फिर जुबिन के 2 बच्चे जोइस और जोहर है। स्मृति ईरानी के करियर की बात करें तो फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मिस इंडिया में हिस्सा लेकर के की थी। इसके बाद वे कविता, क्या हादसा क्या हकीकत, रामायण, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान और 3 बहुरानियां सहित कई टीवी शोज में नजर आई है। दोस्तों, बात करते हैं कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से न केवल सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं, बल्कि आगे का लक्ष्य भी तय किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 का तिरंगा जब लहराएगा तब विश्व भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में गुणगान करेगा। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरे प्यारे 140 करोड़ देशवासियों, भारत का गौरव और सम्मान करने वाले कोटि कोटि जनों को आज़ादी के इस महान पवित्र पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह का मूवमेंट और भगत सिंह, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान उस पीढ़ी में शायद ही
कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आज़ादी में अपना योगदान ना दिया हो। मैं आज देश की आज़ादी की जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूँ। आज श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद की 150वीं जयंती वर्ष है। ये साल रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मस्थली का वर्ष है। ये साल मीराबाई के 525 वर्ष का भी पावन पर्व है। इस बार हम जब 26 जनवरी मनाएंगे तो फिर ये हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। इस बार प्राकृतिक आपदाओं ने कई जगहों पर संकट पैदा किया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेष करके मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपने जीवन खोना पड़ा। माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। पिछले कुछ दिनों से शांति की खबरें आ रही है। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। पिछले कुछ दिनों से जो शांति बना रखी है, वही रास्ता अपनाएं, देश आपके साथ है। जब राज्य और केंद्र मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि हजारों साल पहले जब किसी ने भारत के किसी छोटे राजा पर आक्रमण किया तो फिर पूरे देश का नुकसान हुआ। मैं 1000 साल पहले का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि फिर से हमारे पास एक ऐसे मौका है। ये अमृतकाल का पहला साल है। ये कालखंड या तो हम जीवनी में जी रहे हैं। इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितने त्याग तपस्या करेंगे, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं 1000 साल तक प्रभावी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया में भारत को नई आशा और फिर नई उम्मीदों के साथ देख रहा है। भारत में डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का अद्भुत संगम है। यह 30 साल से कम उम्र की युवा आबादी की तरफ पूरी दुनिया नई संभावनाएं के साथ देख रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के आदेश का असर बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में दिखने लगा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता का आदेश दिया है। इसे लेकर के राज्य के विश्वविद्यालय और फिर महाविद्यालय कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। दाखिले के बाद लगातार गैर हाजिर चल रहे छात्र छात्राओं के नामांकन रद्द किए जाना शुरू हो गए हैं। छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावकों को भी ये नोटिस मिलनी शुरू हो गई है कि विद्यार्थी के नहीं आने पर कॉलेज से उनके नाम काट दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत सबसे पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में ऐसे 3 दर्जन छात्र छात्राओं के नामांकन रद्द किए जा चुके हैं। इस कार्यवाही में जिनका नामांकन रद्द किया गया है, उनमें ऐसे छात्र शामिल हैं जिन्होंने कॉलेज में नामांकन कर लेने के बाद कक्षाओं में उपस्थिति तक नहीं दर्ज कराई थी। इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिली है। जहाँ कमोबेश ऐसी ही कार्यवाही वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, BRA विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा भी की जा रही है। इन कक्षाओं में छात्र छात्राओं की कम से कम 75% उपस्थिति को लेकर के मगध विश्वविद्यालय के भी तेवर कड़े हैं। इसको लेकर के विश्वविद्यालय द्वारा अंगीभूत एवं संबंधित कॉलेज को न केवल सख्त निर्देश दिए गए हैं बल्कि उसके अनुपात का अनुसरण भी किया गया है। शिक्षा विभाग के मॉनिटरिंग से प्राप्त सूचना के मुताबिक जो छात्र छात्राएं कॉलेज में नामांकन लेने के बाद पढ़ाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं और लगातार गैर हाजिर कर रहे हैं, उनके अभिभावकों को नोटिस देकर के अपने बच्चों को कॉलेज भेजने की अपील की जा रही है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।